आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो मौजूद है मुंबई के वडाला के ख्याति पार्क में, जहां सुबह सुबह लोग वर्कआउट करने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं और हम भी पहुंच चुके हैं आज इसीलिए, ताकि खबरों के साथ साथ आपको फिट रहने के लिए भी इंस्पायर कर पाए। बिल्कुल, तो आज कई ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। राजस्थान के राजधानी जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक आरोपी ने पहले तो गोलियां चलाई और उसके बाद तेज धार हथियार से एक के बाद एक 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया। तो ये आरोपी था कौन और इसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, उसका मकसद क्या था, सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए आप। जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ आरोपी ने एक महिला और 2 बच्चों को पहले गोली मारी, फिर उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। ये एक महिला और 2 बच्चों के साथ में मारपीट चाकूबाजी हुई है और इस पे तुरंत आए तो हमारे पड़ोसी ने दी सूचना दी। उसके बाद में तुरंत ये लेके आए, घर वाले भी यहीं थे और हॉस्पिटल किया, एपेक्स हॉस्पिटल ले गए, जहाँ मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। इलाके में लगे सीसीटीवी में हत्या का आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतक महिला की उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है, वहीं दोनों बच्चों की उम्र 3 से 4 साल है। पुलिस ने मौके से एक गोली बरामद की है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि बच्चों की मौत घर पर ही हो गई थी। हत्या चाकू गोद के हत्या की गई है प्रथम दृष्टया, और भी फायर भी हुआ है। उसके संबंध में भी जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके आधार पर हथियार बरामद हुआ। हाँ, मौके से भी पुलिस की जो पुलिस एफएसएल टीम है वो कार्रवाई कर रही है। ठीक सर, गला रेत करके तीनों का गला रहता क्या? हाँ, गले पे भी, हाँ गले पे, छाती पे, हर कहीं उसके तीनों के चाकू से गोदा गया है। सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आया है जो अभी हम आगे टीमें लगा रखी, आगे इन्वेस्टिगेशन। तिहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो हम मौजूद है मुंबई के वडाला के भक्ति पार्क में और यहाँ पर लोग वॉक करने आते हैं और साथ ही साथ हम इसलिए आए हैं ताकि आप अपने ड्राइंग रूम में ही सही थोड़ी बहुत चहलकदमी जरूर कर ले। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहाँ रिश्तों में अगर भरोसा ना हो तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस क्या कह रही है, हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के अलीगढ़ से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आ रही है, घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने ही उनकी हत्या की है। इसमें जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और अवगत कराया जाएगा कि अभी जो जिस प्रकार की चोट बॉडी पे मिली है वो कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे ही अभियुक्त की तलाश होती है और अभियुक्त मिलता है, उसी से ही आला कत्ल मिलने की उम्मीद है। वारदात के वक्त आरोपी ने अपनी बड़ी बेटी को छत पर भेज दिया और जब वो लौट कर आई तो उसके होश उड़ गए। उसकी माँ की गर्दन धड़ से अलग थी। मुझे छत पर भेजा, मेरी अम्मी को मिर्च काट ला। मेरी अम्मी और मेरा छोटा भैया ऊपर, नीचे और मेरे पापा भी। मेरा छोटा वाला बाबू रोया एकदम से, तो मैं नीचे गई तो मैंने नीचे जाके देखा अम्मी की गर्दन कटी हुई पड़ी। मैंने हाथ लगाया तो भाग गए मेरे पापा। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। और अगली खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाला कौन था, उसके निशाने पर कौन था, क्या कुछ अपडेट सामने आया है, देखिए रिपोर्ट में। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा है, गाड़ियों का आना जाना आम दिनों की तरह जारी है। इस बीच एक बाइक आती है जिस पर 2 लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स उतरता है और पीछे की तरफ बढ़ते हुए पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। बाइक सवार शख्स बाइक को स्टार्ट रखता है और फायरिंग करने वाला शख्स और उसका साथी फायरिंग के बाद बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। दरअसल हदसारगंज स्थित रीता बैंक्वेट हॉल के संचालक से कुछ दिन पहले फोन पर लाखों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी।
इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। बावजूद इसके शिकायतकर्ता को सुरक्षा नहीं दी गई। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने बैंक्वेट हॉल पहुंचकर दर्जनों राउंड फायरिंग कर दी। तो सीसीटीवी हम लोग देखे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर गेट पर फायरिंग किया है। उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जांच कर। पहले से उनके द्वारा एक FIR कराया गया था, जिस पर रंगदारी की बात आई थी। उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। ये वारदात बिहार में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और अब खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो खुलेआम हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर रहे हैं, यानी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जहां और इन आरोपियों को इस बात का भी डर नहीं है, जरा भी खौफ नहीं है कि पुलिस इस वीडियो के जरिए उनकी तलाश कर लेगी, उन्हें ढूंढ लेगी। फिलहाल इस वीडियो का पता पुलिस की टीम ने लगा लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। हाथ में 2-2 हथियार की नुमाइश, बैकग्राउंड में शूटर वाला गाना भी है। पूरे भौकाल में ये रील बनाई गई। हथियारों की नुमाइश करते हुए रील बनाने का ये वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आधा दर्जन हथियारों के साथ रील बना रहे ये 2 बदमाश हैं, जो बेधड़क होकर हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद को खतरनाक अपराधी दिखा सके, इसके लिए बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना शूटर बन गया तेरा यार भी बजा रखा है। दोनों आरोपियों का स्टाइल भी देखिए, झूमते हुए एक के बाद एक राइफल की नुमाइश कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपराधियों के द्वारा न सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस को खुली चुनौती भी दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस भी कुंभकर्णी नींद से जागी है और एक्शन लेने की बात कह रही है। एक वीडियो हम लोग को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से। चौड़ाही थाने का जो सोनबरसा गांव है, वहां का 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं, हथियार लेके उसको देख रहे हैं। तो इस वीडियो के वेरिफिकेशन के लिए, इन दोनों की पहचान कराने के लिए मैंने SHO को निर्देश दिया है और ये भी आदेश दिया है कि जल्द इनके घरों पर छापेमारी करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, हथियार बरामद किया जाए। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन सबकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपी चौराही थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के हैं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में है। अब देखना है कि टशन मारने वाले ये दोनों आरोपी कब गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान गई अंजू अब वापस भारत आई है। अपने बच्चों से मिलने की बात वो कह रही है। तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर जो अंजू पाकिस्तान चली गई थी, वो फिलहाल भारत वापस आ चुकी है। जी हाँ, अंजू पाकिस्तान के रहने वाले नरसुल्ला से निकाह करके फातिमा बन चुकी हैं और उसके बाद भारत लौटने को लेकर के कई सवाल भी अब उठ रहे हैं कि क्या वो यहाँ पर रुकेंगी या फिर वो अपने बच्चे को वापस लेने आई हैं। लेकिन क्या ये सब उसके लिए आसान होगा? इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6 महीने बाद आखिरकार अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई है। 6 महीने पहले अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी, जहां उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। एक बार अंजू जब वापस देश लौटी तो मीडिया के कैमरे की फोकस बन गई। पाकिस्तान से भारत आई अंजू से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर वो भारत क्यों आई हैं, तो अंजू इस सवाल को टालती नजर आई। कुछ नहीं बोलना है। अभी क्या बात हो गई ऐसी कि यहाँ पर आके आप कुछ नहीं बोल रहे? क्या बोलते थे? मेरी हालत सर में दर्द है। आप जाएंगी कहाँ पे? बच्चों के पास जाएंगी या घर जाएंगी? इतना बता दीजिए बस। आप कहाँ जाएंगे? आप मुझे जाने को दे पहले। अंजू फिलहाल सभी सवाल से बचती दिख रही हैं। जो भी सवाल अंजू से किए गए उस पर उसने चुप्पी साधे रखी। जब अंजू से हमने लगातार पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिर वो भारत क्यों आई है, पाकिस्तान में उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता था, क्या वो अपने बच्चों को लेके आई, इस तरह से लेने आई, इस तरह से हमने कई सवाल अंजू से पूछे, लेकिन अंजू सीधे चुप्पी साधी हुई थी और वो सिर्फ यही कह रही थी कि वो कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अंजू राजस्थान की भिवाड़ी जाएगी, जहां वो अपने बच्चों से मिलना चाहेगी। लेकिन क्या पूर्व पति अरविंद अंजू को बच्चों से मिलने देगा, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है वो जयपुर आए या फिर गुड़गांव होते हुए भिवाड़ी पहुंचे। बच्चे उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये देखना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अरविंद से हमने बात की थी तो अरविंद कतई बच्चों से उनको मिलाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी।
टाइम्स नाउ नव भारत ने अंजू के पूर्व पति अरविंद से फोन पर जब बात की तो वो यही कहते दिखे कि जो भी पूछना है अंजू से ही पूछो। बच्चे आपसे कहेंगे तो क्या मिलाओगे या क्या बिना मिला जाएगी क्या? बच्चे के बारे में उससे पूछो, मेरे से कुछ मत पूछो फिलहाल। बच्चे तो आपके पास है ना अरविंद जी, इसलिए कह रहा हूँ। अरे है तो क्या हो गया, है तो है, मेरे उससे मामला मेरे से नया है ना। हाँ, आपसे तो खैर अनबन है ही। उधर जब अंजू के पिता को भी खबर लगी कि अंजू भारत वापस लौट आई है और जब मीडिया ने इस बारे में उससे भी जानकारी लेनी चाही तो उनका साफ कहना था कि पाकिस्तान जाने के बाद अंजू उनके परिवार के लिए मर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या अंजू भारत में अपने पूर्व पति से तलाक लेने आई है या अपने बच्चों से मिलने या फिर बच्चों को वापस ले जाने। ये सभी सवाल आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को आप देख करके समझ गए होंगे। और जब अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी थी तो एयरपोर्ट पर तो वो मीडिया वालों के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं रही थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानकारी है, भावना किशोर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। भावना, जरा बताएं उनके भारत लौटने को लेकर के और क्या वो वापस पाकिस्तान भी जा सकती है, कुछ कहा अंजू ने? बिल्कुल, अब सभी की नजरें इसी बात पर है कि आखिरकार 6 महीने बाद अंजू जब भारत लौटी हैं तो किस मकसद से लौटी हैं। क्या वो अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं, क्या वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हैं या फिर वो तलाक लेने के लिए भारत आई हुई है। कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त खड़े होते हैं क्योंकि अंजू जिस तरह से 6 महीने पहले अपने पति और बच्चों को छोड़ के गई थी, अब उनके जो पूर्व पति हैं उन्हें अपनाने से इनकार कर चुके हैं। कई बार कैमरे पे वो इमोशनल होते हुए नजर आए। उनके पिता भी, जब आपको याद होगा कि कई बार अंजू को वो वीडियो कॉल करते थे तो अंजू उसे इग्नोर करती थी, जवाब नहीं देती थी। लेकिन कल जिस तरह से अंजू भारत लौटी है और मीडिया के कैमरों से बचती हुई नजर आई, सवालों से बचती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि आई एम हैप्पी। वो क्या हैप्पी पाकिस्तान में है या भारत आके हैप्पी है? क्या पाकिस्तान से वो खुश नहीं है इसलिए भारत आके हैप्पी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन जब तक अंजू इस बात को नहीं कहेंगी कि पाकिस्तान में किस तरह का सलूक हुआ या वहां पर क्या स्थिति है या वो वापस पाकिस्तान जाएंगी या वो खुश है, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जांच एजेंसियों की भी नजर अंजू पर रहेगी क्योंकि जिस तरह से सीमा को, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से जब सीमा भारत आई तो अभी भी उनको लेकर जांच चल रही है। तो अंजू जिस तरह से भारत से पाकिस्तान गई, सभी की नजरें इस पर बनी रहेगी। लेकिन अब अंजू कहां है? क्या वो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, भिवाड़ी में? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लगातार हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। और आपने कल देखा होगा कि कल बीती रात जब वो एयरपोर्ट पे उतरी, पाकिस्तानी पति है, उनका भी बयान आया था भावना कि अंजू को अपने बच्चों की याद आ रही है इसलिए वो अपने बच्चों से मिलने जा रही हैं और उसके बाद वापस आएंगे। अब देखना होगा क्या अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है जो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आपको बताते हैं जहां पर उस साइको किलर की तलाश काफी तेज कर दी गई है। ये वही साइको किलर है जिसने 6 महीने में 9 महिलाओं को एक ही पैटर्न यानी कि एक ही ढंग से मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस उस साइको किलर को ढूंढने के लिए बरेली के हर उस गांव में पहुंच रही है जहां उसके होने की संभावना हो सकती है। और यही वजह है कि कोई भी जानकारी पुलिस को अगर मिलती है गांव वालों से तो पुलिस फौरन वहां पर दबिश देने के लिए भी पहुंच जाती है। देखिए रिपोर्ट। बरेली पुलिस उस साइको किलर की तलाश में है जिसने 250 से ज्यादा गांव में अपना खौफ फैला रखा है। उस साइको किलर की तलाश जिसने 6 महीने में एक ही पैटर्न अपनाते हुए अब तक 9 महिलाओं का कत्ल कर चुका है। 20 नवंबर को 9वीं शिकार दुलारो देवी की हत्या के बाद पुलिस अब बेहद एक्टिव हो गई है। बरेली की शाही थाने की पुलिस उस वक्त और एक्टिव हो गई जब उन्हें सूचना मिली कि रसूलिया गांव में एक संदिग्ध देखा गया है। इसके बाद पुलिस फौरन छापेमारी के लिए पहुंच गई। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी लाइव रेड के दौरान मुस्तैद रही। एक संदिग्ध जो है वो रसूलवा गांव में हो सकता है। ऐसे में देखिए जो लगातार जो पुलिस की टीम है, शाही पुलिस की टीम, वो थाने की टीम देखिए यहाँ पे पहुंची है और उस जो संदिग्ध जो हो सकता है उसकी तलाशी के लिए देखिए सशस्त्र यहाँ पे पहुंचे हैं। और टाइम्स नाउ भारत की टीम भी देखिए यहाँ पे पहुंची हुई है। रेड पे लाइव रेड आप देख रहे हैं। और देखिए जब सूचना मिली है ऐसे में लगातार जो पुलिस की टीम है वो देखिए यहाँ पे अंदर जाती हुई आपको नजर आएगी। और ये देखिए यहाँ पे लगातार जो छानबीन है वो आपको देखिए यहाँ पुलिस की टीम करती हुई नजर आएगी। और
और इसी तरीके से इन्हीं खेतों के अंदर जो दुलारो देवी थी उनकी लाश मिली थी 20 नवंबर को। ऐसे में पुलिस को जब सूचना मिली कि कोई और भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसे में उसकी तलाशी लेनी बहुत जरूरी है। हालांकि पूरा खेत छानने के बाद वहां कोई भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन पुलिस साइको किलर की तलाश में हर उस गांव में पेट्रोलिंग कर रही है जहां उसके होने की संभावना है। पुलिस ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से साइको किलर किसी महिला को अपना अगला शिकार बनाए। जिस तरीके से 9 लोगों की मौत का जो कारण एक साइको किलर बना हुआ है, उसकी जांच के लिए लगातार देखिए पुलिस की जो टीम है वो आपको नजर आएगी, जो गांव के अंदर जो है वो जा रही है और लगातार हर घर के अंदर जो है वो देख रही है कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं नया आ गया है जिसको पुलिस जो है अब तक नहीं ढूंढ पाई है। बहुत मुश्किल काम है पुलिस के लिए भी, और यही कारण है कि लगातार आला अधिकारी, चाहे आईडीजी की बात करें, आईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें, या फिर जो रूरल एसएसपी हैं या एसपी क्राइम है जो मोर्चा संभाले हुए हैं, सभी लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आरोपी कहीं से फरार ना हो जाए। बरेली की शाही थाने की पुलिस अलग अलग गांव में रात दिन पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोगों के बीच से साइको किलर का डर खत्म हो सके। इतना ही नहीं, गांव में पुलिस लोगों से भी बातचीत कर तरह तरह की जानकारी जुटाने में लगी है। देखिए बिल्कुल खरसैनी गांव में हम मौजूद हैं और जो जांच है, पुलिसिया जांच है इस पूरे मामले को लेकर साइको किलर की, वो तेज हो गई है। और देखिए यहाँ पे शाही थाने की जो पुलिस है वो आपको नजर आएगी। गांव के अंदर अब पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है, गहन पेट्रोलिंग चल रही है, एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। गांव में कोई नया आदमी तो नहीं आया है, कौन कौन गांव से बाहर गया है, इसके अलावा गांव में क्या हलचल है, लोगों के बीच में क्या माहौल है, कितने डरे हुए हैं लोग, वो विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब तक 9 महिलाओं की हत्या कर चुका साइको किलर पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है और लोगों के लिए एक खौफ। फिलहाल पुलिस अब हर उस गांव की घेरेबंदी कर रही है जहां साइको किलर के छुपे होने की आशंका है। और बरेली में साइको किलर अभी भी खुला घूम रहा है। शाही थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में इसका खौफ सबसे ज्यादा है और खासकर महिलाएं बहुत डरी सहमी है क्योंकि साइको किलर के टारगेट पर महिला ही खास तौर पर है। जी हाँ, और बरेली के इस खरसानी गांव में महिलाएं इस कदर डरी हुई हैं कि वो दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने से डर रही हैं, खेत में जाने से डर रही हैं, न जाने कब वो साइको किलर आए और वो उन्हें उनका शिकार कर ले। बरेली में 20 नवंबर को शाही थाना क्षेत्र के खरसानी गांव में दुलारो देवी की हत्या के बाद से ही साइको किलर का खौफ ज्यादा बढ़ा है। उनकी भी हत्या ठीक उसी तरह से की गई थी जिस पैटर्न से बाकी 8 महिलाओं की हुई थी। दुलारो देवी की हत्या के बाद से ही शाही थाना क्षेत्र के खरसानी गांव में सन्नाटा पसरा है। खुद दुलारो देवी का घर भी सुनसान है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार इस बात की पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो साइको किलर कौन है जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव में डर का माहौल है। टाइम्स नाउ नव भारत ने यह बीड़ा उठाया कि आखिरकार ये सरफरा है कौन, और इसी की जानकारी जुटाने हम लगातार बरेली के अलग अलग गांव में घूम रहे, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। और जहां भी हम गांव में जा रहे हैं, देखिए पुलिस हरकत में तो आई है और पुलिस वहां जाकर महिलाओं को ये सचेत कर रही है कि आप अकेले खेतों में ना जाएं, काम करने के लिए, चारा लाने के लिए खेतों में अकेले ना जाएं, कुछ महिलाएं साथ में जाएं या घर के पुरुषों को लेकर जाएं। महिलाओं का कहना है कि वो खेतों में भी नहीं जा रही हैं, वो गांव में भी अकेले नहीं घूम रही है। कई घर के ताले जो है वो लगे हुए दिखे, कई घरों के दरवाजे बंद दिखे। बरेली के कई गांव में साइको किलर का खौफ इतना है कि अब महिलाओं को अकेले कहीं नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। दिन के उजाले में भी महिलाएं अकेले नहीं रह रही हैं। 6 महीनों में जिस तरह से साइको किलर ने महिलाओं को टारगेट किया है, उसका खौफ महिलाओं के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। आज खेतों में महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं, आप लोग नहीं जा रही? नहीं जा रहे हैं, देखो सब लोग हम घर पे हैं। क्यों नहीं जा रही हैं? डर के वजह से डर है, डर के वजह से ना जा रहे। किस बात का डर है? डर जाए मार रहे, गुट के मार रहे, बात चक्कर में ना जा रहे, गुट के मार रहे, गोला गुट पुलिस के। ने क्या कहा? कोई ऐसा सरफिरा घूम रहा है क्या? पुलिस ने देखा जे औरत ने 2-1 करके मत जाइए, 2 लोग जाओ करो, जब जाओ तो 2 लोग 4 लोग करके 2-4 महिलाएं साथ में जाएं। खेतों में काम नहीं करेंगी तो खाएंगी क्या? जब बताओ क्या खाएंगे। बरेली के शाही थाना क्षेत्र समेत आसपास के गांव में महिलाओं और लोगों को तभी राहत मिल सकेगी जब 9 महिलाओं का कत्ल करने वाला साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में होगा। जब तक साइको किलर खुला घूम रहा है, तब तक गांव में
डर का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक आज वोटिंग होने वाली है। चुनाव में तय होगी 2290 उम्मीदवारों की किस्मत। तो 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में, जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां भी पुख्ता कर रखी हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से मतदान की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए इसी के साथ मतदान आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके लोगों से मतदान की अपील की है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अपने अपने नियर पोलिंग स्टेशन पर सभी को जाकर के वोट जरूर करना चाहिए। हर कोई यही अपील कर रहा है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 15 मिनट बीत चुका है। राज्य भर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर किसी ने जो है कैंपेन किया है। किसकी बन रही है सरकार? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि ना बीआरएस को मेजोरिटी मिल रही है, ना कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है और ना ही बीजेपी को मेजोरिटी मिल रही है। तो बहुत सारे टीआर यानी बीआरएस के एमएलएज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं समझता हूं अगर जैसे आज तो पोलिंग है, 3 तारीख को काउंटिंग है, अगर हम 40 से पार करते हैं तो कईयों ऐसे विधायक होंगे जो टूटकर बीआरएस से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। पिंकी, बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव है क्योंकि बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी दिग्गजों ने पूरा दमखम झोंक रखा है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? पिंकी, देखिए उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि सुबह सुबह ही जो है लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। जैसे पोलिंग जो है वो 7 बजे शुरू हुई, आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इसी तरह की तस्वीर जो है हर पोलिंग बूथ पर देखी जा सकती है, जहाँ पर सुबह सुबह ही जो है लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेशक इस बार के चुनाव की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, खासतौर पर एआईएमआईएम जहाँ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। बीआरएस के जो नेता है और जो मुख्यमंत्री है केसीआर, वो तीसरी बार कंटिन्यूअसली मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हुए। कांग्रेस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देते हुए उनको ये लगता है कि कांग्रेस को इससे फायदा पहुंचेगा। तो वहीं बीजेपी ने जो है ओबीसी का चेहरा आगे कर मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रॉमिस रखी है, उसके बलबूते जो बीजेपी को लगता है कि सरकार जो बनेगी। खैर, आज जनता जनार्दन जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि आखिर तेलंगाना की जो चाबी है वो किसके हाथ में देंगे। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। तीनों पार्टियों के अगर नेताओं की बात करें तो एटाला राजेंद्र जो है बीजेपी के नेता, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और केसीआर, तीनों ही जो है 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। ये सेंट फैज हाई स्कूल है जहां पर अब से कुछ ही देर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जो यहीं पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। काफी इंटरेस्टिंग जो है ये बैटल है इस बार की। अगर तेलंगाना की बात करें, जहां पर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने तक जो है रोड शो किया था। बीजेपी ने पूरा अपना दमखम दिखाया और पिछले असेंबली इलेक्शन में जहां पर बीजेपी ने केवल 1 सीट जीती थी, उसके बाद 2020 में जीएचएमसी चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था, और उसके बाद अब जो है बीजेपी को ये उम्मीद है कि वे काफी ज्यादा जो है उन्हें इसमें बढ़त मिलेगी। वहीं कांग्रेस कर्नाटका की गारंटीज को जो है आगे रखकर तेलंगाना में कैंपेन करती रही है। तो ये तमाम मुद्दे जो है वो इर्द गिर्द रहे तेलंगाना के। अब देखना होगा कि आज जनता जो है वो इस ईवीएम मशीन में किसका भविष्य जो है वो तय करेगी। जी बिल्कुल पिंकी, बिल्कुल पिंकी, लगातार रुक करते रहेंगे आपका। फिलहाल आपने जो जानकारी हम तक